हेलो दोस्तों। डॉक्टर डिटेक्टिव एनिमी का नेक्स्ट एपिसोड वहीं से शुरू होता है एंड कोतोरी और ताकाओ बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ डिटेक्टिव साकुराई और नारुसे आ जाते हैं। तो ताकाओ कहती है कि जरूर आप लोग यहाँ डाइकी के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। तो साकुराई कहते हैं कि डाइकी कौन है। इस पर ताकाओ कहती है कि अनजान मत बनिए, हमें इसे साथ में सॉल्व करना चाहिए। और यहाँ ताकाओ साकुराई को मना लेती है और नारुसे कहता है कि फिर से नहीं। देन नेक्स्ट सीन में वो सभी एक पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ताकाओ कहती है कि पुलिस का मानना है कि सेजी ने दाइकी को मार दिया और फिर उसकी बॉडी को स्टडी रूम में छोड़ दिया। तो साकुराई कहते हैं कि हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि सिर्फ सेजी और रुइचिरो के पास ही वहाँ की चाबियां थी और रुइचिरो इस घटना के वक्त दूसरे लोगों के साथ में थे। तो फिर सारा शक सेजी पर ही जाता है। और तो और जब डाइकी की बॉडी स्टडी रूम में मिली थी तो एक सर्वेंट ने वहाँ का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था और उसे देखकर कोई भी बता सकता है कि वो एक मर्डर केस था। साथ ही उस वक्त पर उस रूम में कोई भी अवेलेबल नहीं था और सारी खिड़कियां भी बंद थी। उसके बाद फिर जब सेजी से पूछा गया कि वो उस घटना के वक्त कहाँ था तो उसने कहा कि वो बगल की गली में कुछ वक्त के लिए था। लेकिन वो क्लियरली झूठ बोल रहा था क्योंकि वो आंसर देते हुए नजरें नहीं मिला रहा था और साथ ही उसकी हाथ भी कांप रही थी। लेकिन फिर भी मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस से मुझे नहीं लगता कि सेजी ने डाइकी को मारा है। हो सकता है कि डाइकी फिर से वहाँ कुछ चोरी करने के लिए गया होगा और खुद ही मरने से पहले डोर को अंदर से लॉक कर लिया होगा। लेकिन उसके बाद की कहानी तो बिल्कुल ही मिस्ट्री है। फिर ताकाओ पूछती है कि डाइकी की और किन लोगों से दुश्मनी थी। तो साकुराई बताते हैं कि वो तो नहीं पता, लेकिन उसका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था और वो स्टिमुलेंट्स यानी ड्रग का डीलिंग करता था एंड लास्ट मंथ ही उसे 2 मिलियन येन ट्रांसफर किए गए हैं। ये पैसे उसे क्यों मिले इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। हेडक्वार्टर का मानना है कि उसने किसी को ब्लैकमेल करके ये पैसे लिए हैं। फिर ताकाओ पूछती है कि पुलिस को डाइकी की मर्डर की कंप्लेन किसने की थी। तो साकुराई बताते हैं कि हमें उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चली है। फिर ताकाओ उस रिकॉर्डेड वीडियो को दिखाने के लिए कहती है। तो साकुराई बताते हैं कि वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उस सर्वेंट के पास अभी भी वो वीडियो होगी। तो ताकाओ एक्साइटेड होकर कहती है कि वो तो मुझे आसानी से मिल जाएगा और उसी चक्कर में कोतोरी के ऊपर खाना गिरा देती है। देन साकुराई ताकाओ से कहते हैं कि अगर तुम सेजी से कुछ पूछताछ करना चाहती हो तो जल्दी ही कर लेना, क्योंकि उसे जल्दी ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर कोई भी उससे नहीं मिल पाएगा। और यहाँ एक प्रॉब्लम और आ जाती है क्योंकि सेजी उनके कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। तो अगले सीन में वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही पहुंच जाते हैं क्योंकि इस टाइम पर पुलिस सेजी से पूछताछ करती है। देन वो लोग वहाँ पर सेजी के आने का वेट करने लगते हैं और कोतूरी कहता है कि मुझे नहीं लगता हम इस केस को सॉल्व कर पाएंगे, मुझे वापस जाना ही होगा। और ये सुनकर ताकाओ उसके पेट में एक पंच मारती है और कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तभी वो नोटिस करते हैं कि कुछ पुलिस वाले उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। तो ताकाओ उनसे बचने के लिए कोतोरी को हक कर लेती है, जिससे कोतोरी काफी नर्वस हो जाता है और उन्हें साथ में देखकर पुलिस बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है एंड ताकाओ फिर अपने प्लेस में आ जाती है। तो कोतोरी कहता है कि ये क्या था। इस पर ताकाओ कहती है कि तुमने देखा नहीं है, मूवीज में लोग पुलिस से बचने के लिए ऐसा ही करते हैं और वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो कोतूरी कहता है कि मैं खुद से ज्यादा तो डरा हुआ था, पता नहीं तुम क्या कर दो। और यहाँ इस चीज को लेकर इनके बीच में बहस शुरू हो जाती है एंड ताकाओ एज यूजुअल उस पर काफी ज्यादा भड़क जाती है। तब तक सेजी भी पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। फिर वो लोग उसके पास जाते हैं और यहाँ मैं बता दूं कि सेजी कोतूरी का सीनियर है, सो वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। सो नेक्स्ट सीन में वो सेजी के घर पर होते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही गंदा पड़ा हुआ था। तो कोतूरी ताकाओ से कहता है कि तुम्हारा घर भी ऐसे ही गंदा होता है। और ये सुनते ही वो फिर से उसे एक पंच लगा देती है और कहती है कि मेरा घर ऐसा नहीं रहता है। एंड सेजी तो हैरानी से उन्हें देखता ही जा रहा था। फिर वो कहता है कि अब तुम लोग शुरू मत हो जाओ, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। जिन ताकाओ कहती है कि तुम इस केस के बारे में हमें बताओ। तो सेजी कुछ भी बताने से मना कर देता है। इस पर ताकाओ कहती है कि मैं सच का पता लगा लूंगी, मुझ जैसा जीनियस किसी भी केस को सॉल्व कर सकता है, सो तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। तो सेजी कोतोरी से पूछता है कि ये है कौन।
इस पर वो बताता है कि इसने काफी डिफिकल्ट केसेस को सॉल्व किया है और ये सुनकर ताकाओ तो काफी प्राउड फील कर रही होती है। फिर वो पूछती है कि पार्टी में क्या हुआ था, तो वो बताता है कि पार्टी में डाइकी ने काफी बदतमीजी की थी और मेरे सिर पर जोर से पंच किया था। फिर ताकाओ पूछती है कि तुम उस दिन हॉस्पिटल क्यों नहीं गए थे। इस पर वो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि मेरी ब्लीडिंग रुक गई थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं गया। देन कोतोरी उसे सच बताने के लिए कहता है, तो सेजी उसी बात पर अड़ा रहता है कि वो दूसरी गली में कार में अकेला था। लेकिन ताकाओ कहती है कि तुम पार्टी के बाद किसी लड़की के साथ थे, तुम उसके घर गए थे। लेकिन सेजी ये मानने से मना कर देता है। तो ताकाओ आगे कहती है कि वो यूको थी और ये सुनकर वहाँ शांति छा जाती है। सो यूको वही प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट वाली डॉक्टर थी जिससे ताकाओ मिलकर आई थी। फिर ताकाओ सीजी की स्टिचेस को दिखाते हुए कहती है कि इसमें काफी एडवांस टेक्निक का यूज किया गया है। यूको को पता था कि चोट उतनी गहरी नहीं है, इसलिए उसने इसका यूज किया होगा। फिर कोतोरी कहता है कि इसका मतलब सीजी उस टाइम पर अपनी चोट दिखाने के लिए यूको के घर पर गया था, लेकिन वो इसे पुलिस से क्यों छुपा रहा है। तो यहाँ रिवील होता है कि सेजी और यूको का अफेयर चल रहा है। देन ताकाओ सीजी से कहती है कि पुलिस को बता दो कि तुम यूको के घर पर थे, लेकिन ये बात यूको के हस्बैंड को पता नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद यूको को बुलाया जाता है और सारी बातें डिटेक्टिव को बताई जाती है। तो वो कहते हैं कि इसके बाद भी सेजी नहीं बच सकता है, क्योंकि ऑफिसर्स को लगेगा कि सेजी बचने के लिए झूठ बोल रहा है। सो यहाँ पर इनका ये प्लान फ्लॉप हो जाता है और अब उनके पास लॉक्ड रूम मिस्ट्री को सॉल्व करने के बजाय कोई रास्ता नहीं बचता। दिन कोतोरी और ताकाओ कोई चीरो के घर जाते हैं और सर्वेंट के द्वारा रिकॉर्डेड वीडियो को देखने लगते हैं और उसे ध्यान से देखने के बाद वो लोग कुछ नोटिस करते हैं एंड फिर उस कल्प्रिट को पकड़ने के लिए जाल बिछाने की प्लानिंग करते हैं। फिर ताकाओ डिटेक्टिव्स को भी बुला लेती है और वो सभी उस रूम में छिप जाते हैं। तभी वहाँ कोई आता है और वो लोग उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं एंड ये होता है कोइचिरो का छोटा भाई कोजीरो। फिर ताकाओ बताती है कि मैंने इसे कोइचिरो से एक मैसेज करवाया कि सेजी को पूरी तरह से इस केस से बाहर कर दिया गया है और अब पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करेगी और मैं कल ही उसके चेयरमैन बनने की न्यूज को अनाउंस करूंगा। एंड ये मैसेज मिलते ही वो यहाँ आ गया। देन वो इस केस के मिस्ट्री को बताना शुरू करती है कि डाइकी स्टडी रूम में कुछ चुराने नहीं बल्कि कुछ रखने के लिए गया था, क्योंकि उस रूम में कोई भी चीज इधर उधर नहीं थी और हमें ये बात कोजीरो के एक्शन को देखकर पता चली। इसे नॉर्मल लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन डॉक्टर होने के नाते हमें कुछ सस्पिशियस लगा। कोजीरो एक डॉक्टर है और कोई भी डॉक्टर किसी की पल्स उस तरह से चेक नहीं करता है। वो क्लियरली डाइकी के पॉकेट में कुछ ढूंढ रहा था। तो कोजीरो कहता है कि मैं बस पैनिक हो गया था, लेकिन ताकाओ आगे बताती है कि डाइकी इसके कहने पर ही वहाँ कुछ रखने गया था और वो 2 मिलियन येन इसी ने उसे दी थी। साथ ही कोजीरो ने ही डाइकी को पार्टी खराब करने के लिए और सेजी को इंजर्ड करने के लिए बुलाया था, क्योंकि ये सेजी के चेयरमैन बनने वाली अनाउंसमेंट को रुकवाना चाहता था और खुद नेक्स्ट चेयरमैन बनना चाहता था। साथ ही इसने रुइचिरो का नाम खराब करने के लिए उसके स्टडी रूम में कुछ रखवाना चाहता था, जो कि अभी उसके हाथ में है। और ये सुनते ही कोजीरो उसे खाने जा रहा होता है, लेकिन वो लोग उसे रोक देते हैं और वो चीज होती है स्टिमुलेंट्स, यानी वही ड्रग जिसकी डीलिंग डाइकी करता था। सो कोजीरो उस दिन भी स्टिमुलेंट्स को स्टडी रूम में रखकर कोइचिरो को फंसाना चाहता था, लेकिन उस वक्त चीजें इसके प्लान के अनुसार नहीं हुई। तो जब आज फिर से इसे पता चला कि कल रुइचिरो सेजी को चेयरमैन बनाने वाला है, तो ये उस ड्रग को यहाँ रखकर उसे फंसाकर इस अनाउंसमेंट को रोकवाना चाहता था, लेकिन इस चक्कर में ये यहाँ खुद ही फंस गया और पक्का डाइकी को भी इसी ने मारा होगा। फिर वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साकुराई ताकाओ को बताते हैं कि हमें सेजी को अरेस्ट करना ही होगा, क्योंकि कोजीरो ने रुइचिरो को फंसाने वाली बात एडमिट कर ली है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि डाइकी को उसने मारा है। उसने कहा कि वो सच में पैनिक हो गया था, जिस कारण से उसने डाइकी को ठीक से चेक नहीं किया और उसने तुरंत ही उसके पास से ड्रग ले ली थी, लेकिन उसने डाइकी को नहीं मारा है। और यहाँ सबसे बड़ी रहस्य कि डाइकी की मौत कैसे हुई वो अभी तक रहस्य ही बनी हुई है। देन नेक्स्ट डे ताकाओ काफी परेशान हो जाती है और उसके बारे में ही सोचने लगती है
तभी कोतोरी को साकुराई कॉल करके बताते हैं कि सेजी को कल ही अरेस्ट किया जाएगा। इसका मतलब उनके पास बस आज रात का ही वक्त है। और यहाँ कोतोरी तो कुछ ज्यादा ही दुखी हो जाता है और कहता है कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और ताकाओ तो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन फिर कोतोरी अपनी गुड बाय स्पीच देना स्टार्ट कर देता है कि पिछले 8 महीनों में मैंने तुमसे काफी चीजें सीखी है और उम्मीद है कि अब तुम मेरे बिना भी काम कर सकती हो। तो ताकाओ भी कहती है कि ये सब तुम्हारी हेल्प के बिना मैं नहीं कर पाती। और इसी तरह से थोड़ी देर तक इनकी इमोशनल स्पीच कंटिन्यू रहती है और वो लोग साथ में बिताए पलों को याद करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में बातें करने लगते हैं। ताकाओ कहती है कि सेजी डैगी को पानी में डुबाकर क्यों ही मारेगा, अगर वो सिर में पंच खाने के बाद उसे पीट पीट कर मार देता तो कोई सेंस बनता। तो कोतोरी कहता है कि सेजी को डाइकी ने पंच नहीं मारा था क्योंकि सिर्फ पंच से सिर में कट नहीं आ सकती है, उसे किसी हार्ड बॉडी पार्ट से मारा गया होगा। एंड यहाँ ताकाओ के दिमाग की बत्ती एक बार और जलती है और वो कहती है कि मुझे स्टार दिखा था, मैंने इस केस को सॉल्व कर लिया है। अब इस बात को समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट सीन में, जहाँ ताकाओ ने सभी को बुला लिया होता है और वो सेजी से पूछती है कि डाइकी ने तुम्हें किस चीज से मारा था। तो वो बताता है कि उसने मुझे अपने सिर से मारा था और यही डाइकी के पानी में डूबकर मरने वाली रहस्य की चाबी होती है। देन ताकाओ सभी को डाइकी के हेड की सीटी स्कैन दिखाती है जिसमें उसके सिर में स्वेलिंग्स थी और वहाँ स्टार ऑफ डेविड बन रहा था, जो कि एक तरह का ब्रेन हैमरेज के इफेक्ट्स थे। तो जब उसने अपने सिर से सेजी को मारा था तभी ये हैमरेज ट्रिगर हुई थी। कुछ केसेस में इससे बस हल्की सी सर दर्द होती है, लेकिन डाइकी के सिर के अंदर ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से थोड़ी देर बाद जब वो पार्टी के बाद स्टडी रूम में ड्रग रखने के लिए गया होगा तो उसका बॉडी काम करना बंद कर देता है और उसके फेफड़ों में भरा पानी उसके बॉडी के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था, जो कि उसी हेमरेज का इफेक्ट है। और इस तरह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और वो मर गया। सो यहाँ पर लॉक्ड रूम मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होती है, जहाँ डाइकी के सिर में चोट लगने के कारण उसे ब्रेन हेमरेज हो गया जिसने उसकी जान ले ली, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। खैर, इस रहस्य के सॉल्व होने के कारण सेजी को अरेस्ट नहीं किया जाता है और वो अपने काम पर भी वापस लौट जाता है। एंड अब कोतोरी का ट्रांसफर भी नहीं होगा, इससे वो लोग काफी खुश होते हैं। फिर कोतोरी ताकाओ को इस केस को सॉल्व करने के लिए थैंक्स बोलता है। तो ताकाओ कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें तब तक गाइड करूंगी जब तक तुम मेरे जैसे टॉप नॉच डायग्नोसिस नहीं बन जाते हो। और यहाँ से उनके लाइफ की एक और कहानी शुरू हो जाती है। सो ये दोनों तो इसी तरह से और भी केसेस को सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन उसे देखने के लिए हम ही नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर ये एनिमे खत्म होता है। अब मिलेंगे एक नए एनिमे के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बने रहिए हमारे साथ बिल्कुल ही अमेजिंग एनिमीज देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।